अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, इदारों के गैर सियासी होने के बाद मेरे कप्तान के लिए जिस मुश्किल दौर का आगाज हुआ था वो अभी खत्म होता नजर नहीं आता। यूं लगता है कि सितारों की हर चाल उल्टी पड़ रही है। बयानिए से लेकर लॉन्ग मार्च तक और सियासी तहरीक से लेकर अदालती मुकदमात तक हर महाज पर मेरे कप्तान के लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं। अभी तक उनको कहीं भी कामयाबी नहीं मिल सकी। गुज़िश्ता 8 माह तक उन्होंने सियासी तहरीक के नाम पर पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किए रखा। मेरे कप्तान ने बयानिया बनाया, तहरीक चलाई, दर्जनों इंटरव्यूज दिए, 60 से ज्यादा जलसे किए, 75 से ज्यादा तकरीरें की। इन सब चीजों का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं था कि नया आर्मी चीफ मेरे कप्तान की मर्जी का आ जाए। इतनी बड़ी एक्सरसाइज नाकाम हुई और आर्मी चीफ मेरे कप्तान की मर्जी का नहीं बल्कि हुकूमत की मर्जी का आ गया। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। मेरे कप्तान के लिए इस नाकामी का दुख अभी ताज़ा था कि पे दर पे ऐसी खबरें आने लगी जिनमें मेरे कप्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने के इशारे थे। बरतानिया में डेली मेल ने अपनी उस खबर पर शहबाज शरीफ से माजरत कर ली जिसका हवाला मेरे कप्तान कई बार अपनी तकरीरों और इंटरव्यूज में दे चुके हैं। मेरे कप्तान के हाथ से ये इशू भी निकल गया जिसके बल पर वो सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू करार दिया करते थे। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। इससे पहले एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी को कुछ घड़ियां बेचने का कह रही हैं जो मेरे कप्तान को तोहफे में मिली थी। इस ऑडियो ने मेरे कप्तान की इखलाकी पोजीशन को मजीद कमजोर कर दिया। मेरे कप्तान ने खुद को इखलाकियात के जिस बुलंदोबाला तख्त पर बिठा रखा था, हर आने वाली नई वीडियो उस तख्त के पाए हिला रही है। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। इलेक्शन की बात करें तो सियासी दबाव से लेकर रात की मुलाकातों में मिन्नत तरले तक मेरे कप्तान ने पूरा जोर लगाया कि कबल अज वक्त इंतखाबात हो जाएं, लेकिन 8 माह गुजर गए, इत्तेहादी हुकूमत टस से मस ना हो सकी। मेरे कप्तान के हिस्से में सिर्फ नाकामी आई। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। सियासी हवाले से देखें तो गुज़िश्ता 8 माह में मेरे कप्तान की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी पंजाब हुकूमत बचाना था। यह हकीकत तो चंद रोज कबल मोनस इलाही के इंटरव्यू से सामने आई कि पंजाब में हुकूमत का बच जाना मेरे कप्तान का कारनामा नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा की मेहरबानी थी। रावलपिंडी के जलसे में मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तहलील करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इसमें भी कामयाबी ना हो पाई। पंजाब के वजीर आला मेरे कप्तान के ऐलान पर अमल के बजाय अपनी काबीना में नए वजीरों से हल्फ ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह जैसे सियासी मुखालिफिन तंज करने पर उतर आए हैं कि अगर मगर छोड़े असेंबली तोड़े। हुकूमत ने तो चैलेंज कर दिया। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में मलिक रियाज को 50 अरब का गैर कानूनी फायदा पहुंचाया था। मलिक रियाज ने 458 एकड़ अराजी उस ट्रस्ट को अतिया की जिसकी ट्रस्टी मेरे कप्तान की अहलियां हैं। इस सारे मामले की तहकीकात नैब में शुरू हो चुकी हैं। बज़ाहिर लगता है कि यहां मेरे कप्तान फंस जाएंगे। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान इस पे भी बता दीजिए करना क्या है। मेरे कप्तान ना तो अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सके, ना अपने चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ मुकदमा बनने से रोक सके। लाहौर के थाना मांगा मंडी में शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। जिस सूबे में मेरे कप्तान की अपनी हुकूमत है वहां मेरे कप्तान के इख्तियारात का ये हाल है, तो फिर मैं ये पूछने पर मजबूर हूं कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। नाज़रीन, बज़ाहिर यूं लग रहा है कि मेरे कप्तान के लिए मुश्किल तरीन दौर वो नहीं जो उन्होंने गुजारा है, बल्कि वो है जिसका आगाज होने वाला है। 13 दिसंबर को मेरे कप्तान के खिलाफ 6 अहम केसेस की समाअत है। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है जो तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ मेरे कप्तान ने दायर किया। अदालत आलिया ने 13 दिसंबर को हतमी दलाइल के लिए समाअत मुकर्रर कर दी है, जबकि 13 दिसंबर को ही इलेक्शन कमीशन में मेरे कप्तान के खिलाफ 5 मुकदमात की समाअत है। ये 5 केसेस ही संजीदा नौयत के हैं। इनमें से कोई एक भी मेरे कप्तान के सियासी करियर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो पीटीआई के अपने कारकुन भी पूछने पर मजबूर हैं कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। आने वाले दिनों में मेरे कप्तान की बढ़ती हुई मुश्किलात और मुल्की सियासत पर इसके असरात पर मेरे 11 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की मौत के बाद जुल्फी बुखारी ने अपने दिफा में बयान दे दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा बुशरा बीबी के दिफा के लिए मैदान में नहीं आया। क्या मेरे कप्तान और उनकी जमात की खामोशी को एतराफ जुर्म समझा जा सकता है? सवाल नंबर 2,
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कप्तान और उनकी तहरीक इंसाफ ने साबिक खातून अव्वल की ऑडियो लीक्स को रूटीन का हिस्सा समझ लिया है और उन्हें इस बात का भी शक है कि ऐसी मजीद ऑडियोज भी आ सकती हैं। सवाल नंबर 3, मलिक रियाज को मेरे कप्तान ने मुबैना तौर पर 50 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। या मेरे कप्तान, क्या ये 50 अरब आपकी जाती मलकियत थे जो आपने अपने दोस्त को दे दिए? सवाल नंबर 4, मलिक रियाज ने जो 458 एकड़ अराजी बुशरा बीबी के जेर इंतजाम अलकादिर ट्रस्ट को दी, मेरे कप्तान, क्या वो अराजी उन 50 अरब रुपए के एवज थी या उन्होंने कोई और फायदा उठाया? सवाल नंबर 5, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बयानात जो मर्जी देते रहे लेकिन अमली तौर पर असेंबलियां तोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे कप्तान, क्या आप असेंबलियां तोड़ने के बयान से भी यू टर्न ले लेंगे या फिर एक बार फिर परवेज इलाही की बुराइयों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है? सवाल नंबर 6, सूबा पंजाब में जहां मेरे कप्तान के सबसे अहम इत्तेहादी वजीर आला हैं, वहां शहबाज गिल के खिलाफ बगावत की FIR दर्ज हो गई है और पंजाब हुकूमत इस पर खामोश है। जिस सूबे में आप खुद पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज ना करवा सकें और अपने चीफ ऑफ स्टाफ पर FIR दर्ज होने से ना रुकवा सकें, मेरे कप्तान, ऐसी लाचार हुकूमत किस काम की? सवाल नंबर 7, पंजाब में तहरीक इंसाफ के एक नए वजीर ख्याल कास्त्रो ने हलफ उठाया है। काबीना में नए वजीर की शमूलियत कहीं इस बात की निशानी तो नहीं कि आपकी अपनी पार्टी पे गिरफ्त ढीली होती जा रही है? सवाल नंबर 8, पंजाब में तो आपकी हुकूमत इत्तेहादियों के बल पर है, खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत में है। क्या वजह है कि आप खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी नहीं तोड़ रहे? क्या आपको अपनी ही पार्टी में बगावत का डर है? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान, आपने कौम को इस्तीफों का लारा लगाया हुआ है और दूसरी तरफ आप हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या सदर आरिफ अलवी के जरिए होने वाले मुज़ाकरात में आपको खुफिया हाथों से मदद की उम्मीद बाकी है? सवाल नंबर 10, लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ के हक़ इज़्ज़त दावे में दिफा का हक खत्म करने के खिलाफ मेरे कप्तान की अपील खारिज कर दी। शहबाज शरीफ ने मेरे कप्तान पर 10 अरब हर्जाने का दावा कर रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा तो क्या मेरे कप्तान मेरे छोटे कायद से माफी मांगेंगे या 10 अरब अदा करने के लिए किसी ATM की खिदमत हासिल करेंगे? सवाल नंबर 11, डेली मेल की स्टोरी पर मेरे कप्तान ने बहुत सियासत की और बरतानिया के अदालती निज़ाम की मिसालें दी। अब डेली मेल ने अपनी उस स्टोरी पर शहबाज शरीफ से माफी मांग ली है। मेरे कप्तान, क्या आप भी माफी मांगेंगे? और अगर नहीं मांगेंगे तो यही बता दें कि अब करना क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश अब अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और लंदन से हमें कौसर काज़मी साहब हमारे सीनियर नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कौसर काज़मी साहब के पास जाना चाहूँगा, लंदन की सूरत हाल जानते हैं। कौसर काज़मी साहब, ये जो स्टोरी आई है कल के डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है शहबाज शरीफ साहब से, उसके बाद जो जर्नलिस्ट थे डेविड रोज, आज उन्होंने एक थ्रेड जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन इन पाकिस्तानी मीडिया अबाउट द एंड रीच यस्टरडे टू द डिफेमेशन केसेस ब्रॉट बाय शहबाज शरीफ एंड अली इमरान यूसुफ अगेंस्ट द मेल ऑन संडे. द अपॉलजी इश्यूज कवर्स only one point, that NAB did not accuse Mr. Sharif of stealing large sums of deferred aid when he was Chief Minister of Punjab. The newspaper has not apologized for other allegations in the article, such as those covering alleged money laundering. Messrs. Sharif and Yusuf have not issued replies to our defences that comply with the requirements of English law. Those defences therefore stand and are public documents. The newspaper has not paid Mr. Sharif or Mr. Yusuf either damages or cost, and it has not waived the cost orders made against them by Justice Nicklin last month. Mr. Sharif and Mr. Yusuf have settled their claims. The case is therefore over. The newspaper has removed the article from the internet. I shall be making no comment on the end to these proceedings. मेरा कौसर साहब आपसे सवाल ये है कि ये प्ली ली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगी है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी स्टैंड करती हैं। क्या तफसीलात हैं, ये क्या मामला है, जरा इसको क्लियर कीजिएगा प्लीज़। मंसूर, जो आर्टिकल था डेविड रोज का डेली मेल में, उसमें मासवाए जलजला जदगान के जो पैसों की खुर्द थी, किक्स बैक कमीशन थे, उसके अलावा उसमें सिरे से था ही कुछ नहीं। उसी पे डेली मेल ने न सिर्फ माफी मांगी है बल्कि तमाम जो उनकी वेबसाइट्स हैं इंक्लूडिंग गूगल, वहां से उनको हटाना पड़ा उस आर्टिकल को जो डेविड रोज का था। जो हमारे पास इतलात हैं, जो हमारे जराये हमें बता रहे हैं कि डेविड रोज को इसी बना पर 1.5 साल पहले डेली मेल ने फारिग भी किया था कि आईना के बाद उनको ये बताया गया था कि आपका कोई आर्टिकल जो है वो हिस्सा नहीं बनेगा।
डेली मेल का। उन्होंने एक और इदारा जो है वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग या दीगर जो इल्जामात थे उनके हवाले से उन्होंने जवाब नहीं दिया बरतानवी अदल व इंसाफ में, तो ये मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेविड रोज का आर्टिकल था उसमें सिर्फ वो इमदाद थी जो ज़लज़ला ज़दगान को दी गई, और उसमें खुद बुद का इल्जाम था मियां शहबाज शरीफ पे। जो बाकी इल्जामात नैब का हवाला वो दे रहे हैं, वो नेशनल क्राइम एजेंसी, आपको याद होगा मंसूर, 22 माह से ज्यादा तहकीकात के बाद क्लीन चिट दी गई थी शरीफ खानदान को, स्पेशली मियां शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान को, जिनके अकाउंट्स तक यहाँ पे फ्रीज कर दिए गए। 7 ममालिक में वो तहकीकात हुई थी मंसूर, न सिर्फ बरतानिया में बल्कि 7 दीगर ममालिक में जो उनके अकाउंट्स थे उनको देखा गया MCA की तरफ से। तमाम तर चीजों के बाद उनको जो है वो साबित। अब डेविड रोज जो है वो क्योंकि बड़ी हद तक का सामना करना पड़ता है ख़ुसूसन बरतानिया के अंदर, डेफिमेशन में पैसा दे देना बहुत बड़ी बात नहीं समझा जाता, लेकिन जब अपनी आप किसी स्टोरी से पीछे हटते हैं, उस पर माफी मांगते हैं, उसको डिलीट करते हैं अपनी वेबसाइट से, तो उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसान होता है उनको। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, यकीनी तौर पर ये क्लीन चिट है शहबाज शरीफ के लिए कि डेली मेल ने माफी मांगी है, और अगले हफ्ते ये मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि वो पब्लिश भी करेंगे, जो उनका जो डेली मेल का जो पब्लिश होगी उस पर बाकायदा तौर पर इस माफी को शाया किया जाएगा मंसूर। अच्छा, अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर साहब, ये जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है, बिकॉज वो इस केस के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे थे। शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, इन लोगों ने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इस इशू के ऊपर, और उनको ये लगता था कि बरतानिया का जो अदालती निज़ाम है वहाँ से इस मामले को जो है वो सुरखरू होंगे, और जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आएगा। एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस बात को, लेकिन इसके बावजूद मतलब उस अखबार ने अब माफ़ी मांग ली है इस सारे मामले के ऊपर। ये कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, ये क्या इस केस का कोई फैसला किसी अदालत से आया? कल जो माफ़ी मांगी गई है वो क्लियरली लिखा हुआ नहीं कि वो सिर्फ डिफिड के हवाले से है, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है उसके फंड्स के हवाले से है। डेविड रोज ने आज भी अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है कि जो एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। देखें, अगर इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं था तो फिर केस चलने देते, फिर फैसला आने देते अदालत का। कॉस्ट भी इन्होंने नहीं की। नॉर्मली ये होता है कि जो मुकदमा लेके आता है, अगर दूसरे का मुकदमा मजबूत हो तो फिर उसको कॉस्ट भी अदा करनी पड़ती है। ना कोई डैमेजेस पे किए गए हैं, ना खर्चा भी नहीं लिया गया, और उल्टा जो इनके ऊपर खर्चा पड़ा था वो खर्चा भी माफ नहीं हुआ जो पिछले महीने जो फैसला आया था। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है, उनके जो दीगर मुकदमात वगैरह हैं, दीगर केसेस जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहां पे तहकीकात की, और अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि 7 ममालिक में अकाउंट्स चेक किए गए। क्या ये हमारे लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उसके 7 ममालिक में अकाउंट्स हैं? ये आप दुनिया का कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो सकता है जिसके 7 ममालिक में उसके ख़ानदान के अकाउंट्स हों, और नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल उनके अकाउंट मुंजमद रखे? बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है, इनके अकाउंट बरतानिया में कर रहे क्या हैं? वो बैन हुए या वो मुंजमद हुए, वो तो अगली बहस है। तो वो उनको वहां पे उन्होंने रखे हुए क्यों है अकाउंट्स? क्या ये सवाल बनता नहीं है? बाकी ये बिल्कुल क्लियर है, डेविड रोज ने बता दिया है, एक चीज के हवाले से मांगे, और उनकी अभी भी वो शाया हो चुकी है उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। अतर साहब, ये बताइए कि क्या किसी और मुल्क में अकाउंट्स रखना गैर कानूनी है? बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है जी, हर कोई रख सकता है। पर आपने जब सियासत इस मुल्क में करनी है, हुक्मरानी इस मुल्क में करनी है, हुक्मरानी उस मुल्क में करनी है कि जहां पे प्याज और अदरक के लिए LC नहीं खुल रही, डॉलर नहीं मिल रहे हैं, वो आपने हुकूमत चलानी है और खुद अपने अकाउंट्स मुल्क से बाहर रखने हैं। और जो आपने शुरू में जिक्र किया मलिक रियाज साहब का, मलिक रियाज साहब ने लंदन में किसकी प्रॉपर्टी खरीदी थी? ये समा न्यूज़ ही माजी में रिपोर्ट भी कर चुका है। तो मलिक रियाज साहब ने किसको फायदा पहुंचाया था? और मलिक रियाज साहब को अगर कोई जमीन दी गई तो वो सिंध में किसने जमीन दी है मलिक रियाज को? वहां पे तो PDM की हुकूमत है, उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की। तो बड़ा मसला तो वहां पे जो कितने हजार एकड़ जमीन दी गई, वो जो उस पे बहस चल रही है। वो जो विफाकी काबीना के सामने जो लिफाफे बंद करके सबसे अप्रूव करवाए गए थे, वो फायदा किसको पहुंचा था? देखें, मलिक रियाज साहब को अगर फायदा पहुंचा है तो ये हक है इस हुकूमत का कि उसके ऊपर केस करें, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि आप वो इस हवाले से मुकदमा लेके आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अदालतों में चीजें आएंगी तो पता चल जाएगा। अतर साहब,
अतर साहब, मुझे इजाजत दीजिए सवाल करने की। आप समझ रहे हैं इस पूरे केस के अंदर एक अखबार ने माफी मांग, आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि एक अखबार ने माफी मांग ली, अपना वो जो स्टोरी उन्होंने डाली थी वो उसे रिमूव करनी पड़ गई, एंड यू थिंक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है जिसके ऊपर एक्चुअली वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इससे क्या ताल्लुक है? अखबार के लिए एम्बैरेसमेंट हो सकती है, कोई भी इदारा अगर खबर दे तो यकीनन खबर इस तरह देनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया उसको पोर्ट्रे कर रहा है तो वो क्या वो उसी तरह पोर्ट्रे कर रहा है जिस तरह की वो खबर है। जिस तरह पहले वो कहा गया कि जी एनसीए में अदालत का फैसला आ गया, उस वक्त भी अदालत का कोई फैसला नहीं आया था और इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया गया। मसला ये है कि उनके ऊपर जो केसेस वगैरह हैं वो तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ हो या कोई और उनके सियासी हरीफ हों, उनके पास तो बहुत मवाद है, वो इधर करते रहेंगे। बाकी हाँ, मैं आपसे करता हूँ कि उस अखबार ने माफी मांगी और वो अपनी खबर उतार दी। अताउल्ला तारड़ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अतर साहब का ये मानना है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं फर्क पड़ता, वो बल्कि वो तो उस अखबार के लिए एम्बैरेसमेंट है, पीटीआई का तो कोई इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अतर काज़मी साहब की बातें सुन के लग रहा है कि माफ़ी हमने मांगी है, और मुझे लग रहा है कि वो केस हमने वापस लिया और हमने डेली मेल के आगे हाथ जोड़े कि मैं माफ़ कर दो, हम गलत थे, आपकी स्टोरी ठीक थी। मुझे तो ये तासुर मिल रहा है। देखिए, शहजाद अकबर का उस स्टोरी में क्या बतौर सोर्स कोट होना ये गलत है? उस स्टोरी के अंदर शहजाद अकबर बतौर सोर्स कोट हुआ है। मैं और शहजाद अकबर इकट्ठे बैठे थे हम टीवी के एक शो में, और वहाँ पे मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा भाईजान आपकी प्लांटेड स्टोरी है? तो उसने कहा कि हाँ प्लांटेड नहीं है, मैं सोर्स कोट हुआ हूँ, मैं डेविड रोज के साथ राब्ते में था। फिर मुझे ये बताएं, डेविड रोज लाहौर आता है, उसको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ कैंप जेल लाहौर का दौरा करवाया गया, क्या हर सहाफ़ी को ये सहूलत मुयस्सर है? और देखें, मुझे तो ये लग रहा है कि वो आपको पता ना, एक मरासी चौधरी के पास एक प्रपोजल लेके गया तो उसको खासी मार पड़ गई, तो वो कपड़े झाड़ता हुआ उठा, उन्हें क्या मैं ना ही समझा। मुझे तो ये वाला मामला लग रहा है, यानी एक टीम टेस्ट मैच जीत गई एक इनिंग्स और कुछ रन से, और लोग कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग हुई नहीं, आप मैच कैसे जीत गए हैं? ये इसी तरह है बिल्कुल, यानी एक टीम इतनी बड़ी मात दूसरी टीम को देती है कि एक इनिंग और कुछ रन से वो जीत जाती है। तारड़ साहब, लोग कहते हैं नहीं वो आप जीते तो नहीं ना। सवाल ये है कि जी तारड़ साहब आपको कोई पैसे नहीं मिले सर वहां से उस केस के, वो जो आपको हरजाने के लिए आप लोगों ने अगर किया था तो आपने पैसे क्यों नहीं लिए उनसे? सर बात ये है कि माफी मांगी, पूरी स्टोरी उन्होंने रिमूव की, और देखें मैं बता देता हूं क्यों हमने जल्दी सेटलमेंट क्यों किया है। कल आपको पता है सुलेमान शहबाज साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। लंदन में रह के तमाम मामला वो देखते थे, तो ये जरूरी था कि उनके पाकिस्तान अराइवल से पहले इन मामलात को समेट लिया जाए। मगर मंसूर साहब, अफसोस की बात यह है कि जो ट्विस्ट और टर्न किया जा रहा है, अभी इमरान रियाज खान साहब बैठ के पूरी दलीलें दे रहे हैं कानून के ऊपर कि ये सेटलमेंट है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, केस जीते नहीं। तारड़ साहब मेरी रिक्वेस्ट है, किसी और एंकर पर्सन का प्लीज नाम डालें, अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ मौजूद नहीं है, आप लाइन पे ले लेना, नहीं कर सकेंगे, आप लाइन पे ले लें उनको। नहीं सर, नहीं ठीक है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मौकफ क्या दे रहे हैं। हाँ चले ठीक है, उनकी और काज़मी साहब की बात एक ही है, क्योंकि वो काज़मी साहब वाली ही बात कर रहे हैं जो काज़मी साहब ने यहाँ फरमाई है। तो देखें एलिगेशन क्या था कि 2005 के अर्थक्वेक का जो फंड पाकिस्तान आया उसको चोरी किया गया, उसको यूके भिजवाया गया और यूके से टीटियां लगवा के उसको वापस पाकिस्तान भिजवाया गया। मेरी मेमोरी इसलिए फ्रेश है कि एक तो मैंने इस केस से डील किया, नंबर 2 मंसूर साहब आपकी मेहरबानी, 14 जुलाई 2019 को मैं पहली दफा आपके शो में आया था और उस दिन ये स्टोरी ब्रेक हुई थी। उस दिन आपके शो का मौजू ये था, तो मैं 2019 का मुझे इस वक्त डेजा वू हो रहा है, मैं सिर्फ वो रिपीट करना चाहता हूं मैंने क्या कहा था। 2005 में जब अर्थक्वेक आया तो शहबाज शरीफ साहब जिला वतनी में थे, और कौसर काज़मी साहब की अतर काज़मी साहब के सवाल का जवाब भी दे दूं कि यूके में अकाउंट क्यों है, क्योंकि जिला वतनी में भेजा था, यहीं से भेजा गया था ना जिला वतनी में। तो क्या करते, यूके में जाके कहते हमने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाने, हम पाकिस्तान से बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे। फिर जब अर्थक्वेक आता है उसकी फंड आती है, 2007 में शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं और 2008 में वजीर आला लगे हैं। हुकूमत वफाकी पीपल्स पार्टी की थी, तो एरा का जो अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसका पैसा शहबाज शरीफ साहब के पास कैसे आया, जो पहले जिला वतनी में जब वो पैसा आता है, और 2008 में वो वजीर आला पंजाब हैं
और अगर डेली मेल इतना सच्चा है तो स्टोरी रिमूव क्यों की है? कह देते हैं कि ये पार्ट स्टोरी का ओमिट हो रहा है, स्टोरी रीपब्लिश कर रहे हैं या स्टोरी को दोबारा वेबसाइट पे लगा रहे हैं। तो ये एक बात पे अपोलोजाइज करना, अब इसको ट्विस्ट एंड टर्न जितने मर्जी दे दें, यानी 5 कैरेट की कोई अंगूठी ले उसका कोई जिक्र नहीं है, मलिक रियाज का नाम ले तो कहते हैं कि नहीं वो फलां फलां से भी उसका ताल्लुक था। तो 5 कैरेट की अंगूठी तो किसी ने नहीं ली, घड़ियां तो किसी ने नहीं बेची। मगर अफसोस की बात यह है कि यह पाकिस्तान की इज्जत है कि आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि बाहर से जो एड आती वो खा जाते हैं। आज पाकिस्तान ये मुकदमा जीता है, बाहर के एक मुल्क ने माफी मांगी है। एक मिनट ठहरिएगा, बिकॉज अतर काजमी साहब भी हमारे साथ हैं, वो सॉरी कौसर काजमी साहब भी हमारे साथ, आज दो काजमी हमारे साथ शो में, मैं मिक्सअप कर गया। कौसर काजमी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर, इस केस के हवाले से जो अतर साहब ने चंद एतराजात उठाए हैं इस मामले के ऊपर के कोर्ट के अंदर क्यों नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें मंसूर, अतर बिल्कुल भाई हैं और जज्बाती नहीं होना चाहिए इस हवाले से। फरवरी 2019 की बात आपको बताऊं, जब ये केस शुरू हुआ तो जो जस्टिस निकलन थे, जज निकलन, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में डेली मेल को कहा था कि इस बात को कतई नजर कि नैब क्या सजा देती है शहबाज शरीफ को। आपने जो आर्टिकल लिखा है डेविड रोज की जो स्टोरी है, आपको साबित करनी पड़ेगी कोर्ट में जो इल्जामात आपने लगाए, और वो इल्जामात किसी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नहीं थे, वो सरासर जो सैलाब ज़दगान के पैसे जो इल्जाम था शहबाज शरीफ पे, उसको लेकर ये तमाम बातें हुई थी वहां पे। और ये जो डेफेमेशन के हवाले से कह रहे हैं कि कोई डैमेजेस पे नहीं किए, कोई क्लेम नहीं हुआ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, तो वो यही वजह थी कि जो सबूत मांगे थे कोर्ट ने उनसे, जस्टिस निकलन ने फरवरी 2019 में, वो उनके पास मौजूद नहीं थे। जिस तरह आपने कहा कि जेल यात्रा करवाई गई डेविड रोज को, बल्कि उनके वकला को भी बुला के उन लोगों तक रसाई दी गई कि ये पापड़ वाला है, ये छाबड़ी वाला है। तमाम लोगों को मिलवाने के बाद उनको इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि तमाम सबूत हम आपको मुहैया करेंगे, जो कि नहीं किए गए। शहजाद अकबर ने ये वादे किए थे डेविड रोज से, तो ये सारा सिलसिला था। ये अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज और कौसर साहब ये बता दीजिए, ये डेविड रोज जो है, मेरी सिर्फ नॉलेज के लिए, ये अब आपके वहां पे एक अखबार है जूइश क्रॉनिकल, ये उनके लिए लिख रहे हैं अब आजकल? जी बिल्कुल, 1.5 साल हो चुका है जी वो उस अखबार के लिए लिख रहे हैं। डेली मेल ने उनको कहा था कि आज के बाद आपकी स्टोरी जो है वो फाइल नहीं होगी डेली मेल में। उसके बाद उन्होंने वो डेली मेल को छोड़ा था और ज्वाइन किया था यूएस जो पेपर आप बता रहे हैं। ठीक है, ओके, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं नावा के सामने एक सवाल रखता हुआ जा रहा हूं और वो यही है कि अगर ये सब कुछ अब हो चुका है और साथ ही साथ ये ऑडियोज के आने का सिलसिला भी जारी है, इमरान खान साहब इलेक्शंस चाह रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आई, असेंबलियां तहलील करने के हवाले से बात कर रहे हैं, परवेज राय साहब कहते हैं जब कहेंगे कर देंगे, लेकिन बेहतर है कि इसको आगे ही ले जाए। इसको क्या है, इसका मतलब समझा जाए, तो इमरान खान साहब ने अब करना क्या है, मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और इमरान खान साहब के लिए जो नाकामियों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ऑडियो लीक्स होती हैं, उसके बाद डेविड रोज की उस स्टोरी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये होता है कि उस अखबार को माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसके बाद इमरान खान साहब के लिए क्या मुश्किलात हैं या उनके फॉलोअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज बलोच साहबा, असल बात यह है कि क्या पीटीआई का जो फॉलोअर है वो इस बात के ऊपर कन्विंस होता है कि हाँ जी ये जो केस बनाया गया था वो गलत केस था और जो पूरी स्टोरी थी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो एक गलत स्टोरी थी? आपके ख्याल में इससे फर्क पड़ता है या पीटीआई का फॉलोअर कहेगा नहीं, इमरान खान साहब ने जो कहा है हम उनके साथ ही खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, इस वक्त मैं समझती हूँ पूरी कौम के सामने जिस तरह पीटीआई एक्सपोज हुई है, खुद अपने ही वोटर्स और सपोर्टर्स के सामने जिस तरह ये अपने प्रोपेगेंडा सेल की वजह से जो इनको बदनामियाँ उठानी पड़ रही हैं, जो झूठ के बड़े बड़े पलंदे लेकर रोज़ाना शहजाद अकबर साहब कोई दिन नहीं जाने देते थे कि इतनी फाइलें, दर्जनों फाइलें लेकर आकर झूठ पे मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। कभी किसकी पगड़ी उछालनी, कभी किसको गालियाँ देना, कभी किसी पे झूठे इल्जामात। तो ये झूठ की जो फैक्ट्री थी जब ये बंद हो गई और जब इस झूठ की फैक्ट्री को जो है शिकस्त अदमे एतमाद के बाद देखना पड़ा, तो उसके बाद हुआ ये कि शहजाद अकबर साहब वो थे जो सबसे पहले मुल्क छोड़ के फरार हो गए। तो बात तो यह है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो उसकी पकड़ भी होती है, और फिर जब पकड़ होती है तो पूरी कौम के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। और आपने देखा कि घड़ी, देखिए बहुत मंसूर बातें होती थी, ऑस्टेरिटी, कट्टे, मुर्गी, जनाब गवर्नर हाउस को हम जो है वो यूनिवर्सिटी बना देंगे, पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे,
सो मच सो मंसूर, इन्होंने आगे जी जितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, बैरून मुल्क से डेलीगेशंस आते हैं या मेहमान आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से वज़राए आज़म आते हैं, उनको रिसीव करने के लिए जो गाड़ियां होती हैं, हम उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों को बेच रहे हैं। जनाब ऑस्टेरिटी चलेगी मेरे भाई, इस मुल्क में जो है वो रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। ये सारे नारा और मंत्रा देने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने जब घड़ी बेची तो इनको ख्याल नहीं आया कि इनको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि कहते हैं 5 करोड़ में हमने घड़ी खरीदी तोशा खाना से और जनाब $2 मिलियन में उस घड़ी को फरोख्त किया, तो बेहतर ना होता कि वो जो $2 मिलियन आपने घड़ी फरोख्त करके लिए थे वो पूरे के पूरे तोशा खाना में आप जमा कराते। तो आपने झूठ बोला। जिस शख्स के ऊपर ये लाद रहे हैं कि जी हमने घड़ी इस शख्स को फरोख्त की है इस्लामाबाद में, वो तो इन पे केस कर रहा है झूठ का। वो कहता है इन्होंने झूठ बोला, उस शख्स का नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस शख्स को दुबई में फराग गोगी ने घड़ी बेची है, वो शख्स जो है वो कह रहा है कि जी $2 मिलियन में बेची है। जनाब ये मानने को उसको तैयार नहीं, पहचानने को तैयार नहीं। तो ये झूठ के ऊपर जो है ये बहुत बड़ी एक पूरी एक प्रोपेगेंडा 3.5 साल का जो चल रहा था। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अपने सपोर्टर्स और अपने जो इनके वोटर्स हैं जो इस वक्त जो है इन सारी चीजों को देख रहे हैं, उनको तो बहुत मायूसी हुई है। ये वजह है कि पीटीआई हैज लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी। आप देखें लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, अच्छा लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं कौसर काज़मी साहब की मौजूदगी का जरा फायदा उठाना चाहूंगा। ये कौसर साहब पॉपुलैरिटी की जहां पे बात हो रही है वहां पे पाकिस्तान से हम आपको ये बता दें, राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि हमने पार्टी के लोगों को ये कह दिया है जिलाई साइड के ऊपर भी और यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर भी कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां शुरू कर दें। ये बड़ा उन्होंने इस तरह डिक्लेयर किया है आज यहाँ पे। तो आप इस वक्त वहीं पे मौजूद हैं सर, वहां कोई लंदन में कोई माहौल बन रहा है मियां साहब की वापसी का? सुन तो हम पिछले 1 साल से रहे हैं। मंसूर, अभी भी तकरीबन 2 घंटे से जायद की नशिस्त थी जो हमारी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ थी। गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ थे जिन पर बात होती रही, मुल्क के मौजूदा जो सूरत हाल है इकॉनमी की उसको लेकर भी। लेकिन ये जितनी भी अभी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ की वापसी की, इस तरह की कोई मालूमात अभी फिल वक्त हमारे पास नहीं है। अलबत्ता वो तैयार इस हवाले से नजर आते हैं कि जो अपील उन्होंने वापस ली होम ऑफिस से मंसूर, जो दरखास्त थी उनके वीजे की, अगर उसको देखा जाए तो अब उनके पास यानी बरतानिया में वो 6 माह तक लीगल कयाम कर सकते हैं। तो इसके अंदर ही उन्होंने वापस जाना है। जो हमारी इत्तलात हैं इलेक्शन के हवाले से, अगर वो कबल अज वक्त होते हैं मंसूर या टाइम पे होते हैं, मियां नवाज शरीफ ने उससे काफी पहले वापस आना है। अगर आप कहें दिसंबर में इन्हीं अयाम में वापसी, तो इन्हीं अयाम में कोई वापसी उनकी नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई ज्यादा ताखीर भी नहीं है मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेकर। अच्छा अतर काज़मी साहब, ये जो खबर अभी आपने सुनी है, मैं वैसे अगर आपका पॉलिटिकल एनालिसिस लूं, जो भी सूरत हाल पीडीएम की इस वक्त चल रही है, मैं जारी बात है माशी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, महंगाई की वजह से लोग परेशान है, हमारा करंट अकाउंट जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी इस वक्त ढीली हुई है। मियां साहब की वापसी से पीडीएम के मसाइल आपके ख्याल में हल होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मियां साहब की वापसी इलेक्शन से मशरूत नहीं होनी चाहिए। मियां साहब की वापसी तो हम 3 साल से सुन रहे हैं कि इलाज से मशरूत है, तो वो इलाज क्या इलेक्शन से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो ये बयानिया था ना कि इलाज कंप्लीट होगा तो आएंगे, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन आएगा तो आएंगे। तो मियां साहब का इलाज जब कंप्लीट होगा तभी उन्होंने आना है। दूसरी बात यह है कि जो पीडीएम यहाँ पे बार बार कहते हैं कि इमरान खान का बयानिया पिट गया और उसको किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली, आपने भी शुरू में उसका जिक्र किया। 75% जो इंतखाबात हुए हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत रही है। जो बल्दियाती इंतखाबात कश्मीर में हुए हैं उसमें भी ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हैं। और इसी तरह अगर ये समझती है हुकूमत के खान साहब का बयानिया पिट गया है और वो गैर मकबूल हो गए, तो फिर तो बेहतरीन टाइम है कि ये इलेक्शन कॉल कर लें, अगले 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन कर लें और फिर पता चल जाएगा। जहाँ तक पीडीएम की हालत है, पीडीएम की हालत तो आपको भी पता है इस वक्त ये सारी जमातें मिल के भी इलेक्शन में जाने के लिए ये इलेक्शन के ऊपर परवेज लाई साहब क्यों नहीं मान रहे? फिर ये परवेज लाई साहब क्यों नहीं मान रहे? आखिर किस बात का इतना इंतजार है? तोड़ दें बैठ के, असेंबलियां खत्म कर दें, ये 4 महीने आगे क्यों ले जाना चाह रहे हैं? फिर
वो उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। मैं तो अभी फिलहाल पीडीएम की बात करूं, परवेज इलाही साहब तो कहते हैं हमने कोई तरक्याती मंसूबे वगैरह करने, और उनको भी 10 सीटों पे वजारत आला मिली भी है। मेरा नहीं ख्याल कि अगली 100 साल में भी किसी बंदे को 10 सीटों पे वजारत आला मिल सकती है, तो शायद उनका ये भी हो कि इस दफा मिली, आगे किधर मिलनी है, तो चलता रहे सिस्टम, तो उनका तो ये मसला हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि परवेज इलाही के बराबर आ चुकी है पीडीएम, 13-14 जमातें और परवेज इलाही साहब की सियासत एक जितनी हो गई है काफ लीग की, इससे आप अंदाजा लगा लेना। और छोटी सी चीज एक ऐड कर दूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये अताउल्लाह तारड़ साहब के सामने रखते हैं ये कि बात यहां तक आ गई है कि परवेज इलाही साहब के ऊपर तकिया किया जा रहा है। मजीद बात करते हैं इस मामले में अताउल्लाह तारड़ साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की वापसी की। इस पे अतर काज़मी साहब ने कहा कि हमें तो बताया गया था कि इलाज के लिए नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, इलेक्शन के साथ उनकी वापसी अब क्यों जोड़ी जा रही है? अताउल्लाह तारड़ साहब क्या जवाब देंगे इसका आप? देखिए, बिल्कुल इलाज के लिए गए थे, और मैं ये समझता हूँ कि गए इलाज के लिए थे। इलाज वो इमरान खान साहब का कर रहे हैं वहाँ से, तो मुझे लगता है कि ये दिसंबर के फ़ौरन बाद उनकी वापसी मुमकिन होगी। और इस पर कोई अभी बातचीत नहीं हुई, मशावरत नहीं हुई, मगर पार्टी के अंदर एक ऐसी सेंस ज़रूर है और पार्टी ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए, जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे और पूछा गया कि उन पे इल्ज़ाम क्या है, तो बताया गया कि उन पे नवाज शरीफ साहब की मावनत और एआनत का इल्ज़ाम है। जब पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब पे क्या इल्ज़ाम है, तो वहाँ पे नैब कुछ साबित ना कर सकी, क्योंकि ये तमाम केसेस उजलत में बनाए गए थे, बगैर तहकीक के बनाए गए थे, सबूत थे कोई नहीं। तो वो आके इंशाल्लाह कोर्ट के सामने पेश होंगे और अपनी अपील्स को मेरिट पे आर्ग्यू करेंगे। और ऑब्वियसली इलेक्शन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून को लीड करना है। उनकी सेहत के हवाले से तमाम मामलात जो हैं वो डॉक्टर अदनान ज़रूर देख रहे हैं, और उनका इलाज मुआवजा चल भी रहा है, वो चलता भी रहेगा। क्योंकि वो आएंगे तो उनको वापस जाने से भी मेरा ख्याल है कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी अगर इलाज के लिए दोबारा जाना चाहें, क्योंकि केसेस सारे जो थे उनके ख़िलाफ़ वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अपील के दौरान तमाम चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि असर नौ जो है वो पूरा ट्रायल शुरू होगा, वो उसी पॉइंट से शुरू होगा जिस पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा का केस ख़त्म हुआ है। तो मुझे इसका जल्द इम्कान नज़र आता है कि वो जल्द पाकिस्तान होंगे और इलेक्शन जब भी उन्होंने लीड करना है इंशाल्लाह। नाज बलोच साहब, इस सारे मामले के अंदर ये थोड़ी देर पहले अतर काज़मी साहब ने एक शरारत की। उन्होंने कहा कि जी परवेज इलाही साहब के ऊपर तकिया कर रही है पूरी पीडीएम कि किसी तरह वो अगर इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें और उनके साथ किसी किस्म की कोई डील हो जाए। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि पस पर्दा पंजाब की हुकूमत की तब्दीली के लिए वो भी चौधरी शुजात से मुलाकातें कर रहे हैं और उनको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब आजकल इस गेम प्लान का हिस्सा है क्या? देखिए मंसूर, मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही के ऊपर तो खुद पीटीआई भी तकिया नहीं कर रही है। अभी आपने इंट्रो में ही बताया कि कल ही एक वज़ीर जो है उन्होंने हलफ उठाया है, दूसरी तरफ ये जो है इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे हैं और असेंबली तहलील करने की बयानबाजियाँ कर रहे हैं, और ये जो सियासी एक टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं जो बात करें, तो एक तरफ कॉल और फेल में तज़ाद है। देखें मंसूर, मुझे तो बड़ी हैरत होती है और ताज्जुब भी होती है कि कितने इनके झूठ और कितने इनके यूटर्न को हम रोज़ रोज़ बैठकर अवाम को बताते रहे कि एक ऐसी पार्टी है जिसने सिवाय यूटर्न के तो और कोई काम ही नहीं किया। मतलब आप यहाँ देखें ना कि फरवरी में ये खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन के लिए ऑफर देते हैं, जब अदम एतमाद में ये शिकस्त का सामना करते हैं तो इसके बाद ये कहते हैं कि जी नहीं, अब तो एक्सटेंशन मिलनी नहीं चाहिए। नाज़ बलोच साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में हाथ मिलाएं तो उसे यूटर्न नहीं कहा जा सकता? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में और पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, एक बेहतर मुस्तहकम पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए अगर सियासी जमातें इत्तेफाक के साथ और मुश्किल वक्त में, चैलेंजिंग वक्त में, जिस मुश्किल हालात के अंदर पीटीआई हुकूमत को छोड़ के गई थी, जो कर्जों का अंबार ये लाद के गए थे, जो महंगाई की सुनामी पीटीआई करके गई थी, उस हालात में इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि पीडीएम जो है वो एक ऐसा लायक बनाए। टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़र काज़मी साहब आपका, और अताउल्लाह तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मौशी हालात के हवाले से नाज़रीन जिक्र हो रहा था, तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब तक पहुंच चुके हैं और एलसीज क्लियर नहीं हो रही क्योंकि शायद हमारे पास सिर्फ 1 महीने के डॉलर बचे हैं। असल मसला ये है जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को चाहे यूटर्न लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।